museum studies. And this is the day of our farewell. But I hope this will also remain a new day of our beginning. A new beginning where we will continue to collaborate with museum studies and Bhujangji. Students, we all know that all through this session, what we have realized is that museums are not just a place of storing objects, but rather they are the places of storing ideas. They are a place to create new memories for future generations as well. If I'm not wrong to say, Jawaharlal Nehru ji, he once said that museums are true universities for a culture. So, taking this legacy ahead, I believe that we will try and preserve the knowledge that we have gathered in the past day. I would like to request you to for the session, but there is a gentle reminder that the last 15 minutes of the session will be dedicated where and would like to have a discussion or an interaction with the whole group of present here. तो अगर हो सके तो आप 10-15 मिनट जो है हमें दे सके ताकि ये थोड़ा सा इंटरेक्शन रहे बिटवीन द स्टूडेंट स्टाफ एंड विद योर गुड सो ओवर यस थैंक यू। मेरी आवाज आप सभी को ठीक से आ रही है? क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है सभी को? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? यस ओके ठीक है थैंक यू। सो विल स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन नाउ। यहाँ जो भी एडमिट करने वाले हैं कृपया अगर कोई अकाउंट आपका है या पता नहीं है तो किसी को ज्वाइन मत करवा लीजिएगा। अगर कोई ऐसा अकाउंट से ज्वाइन होता है कि जो पता नहीं है वो कौन है तो कृपया उन्हें ज्वाइन मत करवा लीजिए अगर कोई नाम नहीं दिखाई देता है तो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ये अकाउंट किसका है पता नहीं है, हम उसको ज्वाइन करवा लेते हैं। तो कृपया ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो पता नहीं है उसे इन मत कीजिए, एडमिट मत कीजिएगा। ये मैं को होस्ट जो भी है उनसे विनती करता हूँ। उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। जब हम लोग संग्रहालय के बारे में, म्यूजियम्स के बारे में प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये आइडिया कितना अच्छा है, आप क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। जब करते हैं तो पहले ये एक कदम पीछे लेकर के हम ये सोचेंगे, टेक अ स्टेप बैक, लुकिंग एंड अल्टरनेटिव्स। संग्रहालय बनाते समय में अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं एक ऑप्शन के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला तो ये है कि जब संग्रहालय हम बनाते हैं तो उसके पहले वो कितना अच्छा हो सकता है, लोगों को पसंद आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो ये थोड़ा हम टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आपके शहर के जो लोकल लाइब्रेरियन है, आर्काइविस्ट है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, म्यूजियम एक्सपर्ट है, थोड़ा उनकी किसी की मदद लेकर के, डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले जो भी है उनकी मदद लेकर के हम 2-3 काम कर सकते हैं। एक तो छोटा सा कोई बुकलेट जैसा बनाइए, ब्रोशर जैसा बनाइए, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, और उसे कुछ लोगों के पास ले जाइए, देखिए उनको क्या लगता है, उनका रिएक्शन क्या आता है। सेकंड है कि उसको जो है आप एक तरह से पार्टनरशिप में किसी के साथ में जो है एक म्यूजियम और हेरिटेज सेंटर, पार्टनरशिप में क्यों? क्योंकि संग्रहालय बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी। एक है स्पेस, जगह चाहिए, कंस्ट्रक्शन, बट वो बिल्डिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए, थर्ड मनी, पैसा होना चाहिए सबके लिए और उसको आगे चलाने के लिए। ये 3 बातें अगर आपके पास नहीं है, उसमें से किसी की कमी है, तो दूसरों के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। साथ साथ में कोई टूरिंग एग्जीबिशन आप डेवलप कर सकते हैं, यानी कोई एक गाड़ी वगैरह लेकर के, या जैसे मोबाइल एग्जीबिशन हम बोलते हैं, पोर्टेबल एग्जीबिशन बोलते हैं, अलग अलग तरह के ऐसे कोई एग्जीबिशन पहले हम बना सकते हैं, बाद में हम परमानेंट म्यूजियम के बारे में सोच सकते हैं। वो एग्जीबिशन किस तरह के होते हैं हम आज देखेंगे। और ये सभी प्लान्स, पॉलिसी जब बनते हैं तो आपके साथ में कोई एक्सपर्ट अच्छे लोगों का टीम होना चाहिए, आपका विजन मिशन क्लियर होना चाहिए,
और ऐसे आप जो कर रहे हैं उसी विषय पर और कोई संग्रहालय आपके एरिया में है क्या, वो पहले देखिएगा। अगर है तो फिर लोग आपके यहाँ क्यों आएंगे, उसमें अलग क्या है, यूनिक क्या है, वो देखिएगा। अगर वो सक्सेस हुए हैं तो क्यों हुए हैं, अनसक्सेस हुए हैं तो क्यों हुए हैं, ये सब देखना है। आपके पास क्या है, कलेक्शन अच्छा है, या आपके पास पैसा ज्यादा है, या आपके पास स्पेस है, क्या है, या एक अच्छा टीम है, ये सभी आपको सोचना है। और आप ये किस लिए कर रहे हैं, पर्पज वो पक्का पता होना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा समाज के लिए भी, आपके लिए भी, ये सारी बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर इतनी नहीं होती है तो आप जो भी कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अंततः धूल मट्टी में पड़ने वाला एक ऐसा ही फिर से कुछ ऐसा आप निर्माण करेंगे जो नष्ट हो जाएगा। तो ये वेस्टेज नहीं करना है। इसका रिसर्च, हिस्ट्री, एजुकेशन, डिजाइन, राइटिंग, एडिटिंग, सब सारी चीजें जो है उसको ध्यान से समझते हुए, स्किल्स और इंटरेस्ट जिनको है ऐसे लोगों के साथ जोड़ करके आप अपना म्यूजियम बनाइए। जब आप ये प्लानिंग का प्रोसेस करते हैं तो जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, फिर से एक बार दोहराता हूँ, आप चीजों को कलेक्ट कैसे करेंगे, उसको प्रोसेसिंग क्या करेंगे, स्टोरेज कहाँ करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे या नहीं, प्रोविजन ऑफ रेफरेंस सर्विसेज। म्यूजियम सिर्फ म्यूजियम नहीं रहना चाहिए, इट्स रिसर्च सेंटर, ये सोचना चाहिए। अब ये करते हुए आप अपने आसपास में थोड़ा जब ध्यान देते हैं, अन्य लोगों को देखते हैं, अन्य म्यूजियम्स को जाते हैं, थोड़ा देखते जाइएगा कि उन लोगों ने क्या किया है, कैसे किया है, उनकी शुरुआत कैसे हुई थी, द सक्सेस स्टोरीज, बट मोर इम्पोर्टेंट अनसक्सेस स्टोरीज। अनसक्सेस क्यों हुई है, वो संग्रहालय अनसक्सेस क्यों हुआ, ये ध्यान दीजिए। अनसक्सेस होने का सबसे पहला कारण होता है नेतृत्व। जो उसका लीडिंग करने वाला जो है, लीडिंग रोल जो है, अगर वो लेजी होगा, अगर उसको उसमें यानी चलो ऐसे ही कुछ बना लेते हैं बोल के टाइम पास कर रहे हैं तो नहीं होगा, सीरियस है, डेडिकेटेड है, कमिटमेंट है, तो सब काम बाजू में रख करके वो उसको लीड करेगा। ये लीडिंग ऑफ म्यूजियम मीन्स नॉट द लीडिंग ऑफ योर एंटायर इंस्टीट्यूशन टू, ये भी याद रखिए। क्योंकि कभी कभी हो सकता है, मैं जिस संस्था में काम करता हूँ शायद वो कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो कोई राइटर हो सकते हैं, वो अपने काम में व्यस्त है, बट हाँ वो हमें बोलेंगे कि भाई आप अच्छे हो, आज अच्छा काम करने वाला आप करो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, वो मेरी संस्था के प्रमुख है, बट मैं लीडिंग रोल में अगर हूँ, इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल इच एंड एवरीथिंग केयरफुली एंड डेडिकेटेडली। इफ इट्स नॉट पॉसिबल, आई शुड नीड टू बी हैंड ओवर द charge of this leading role to anyone else. First is leader role, second is your team. आपका टीम कैसा है, ऑनेस्ट है क्या? अगर वो ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ में, प्रामाणिक नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि आप चाहे जितने अच्छे हो, एक टीम मिलकर के ही क्रिकेट जीत सकती है ना। सो अकेला कोई बैट्समैन अच्छा है, अकेला बॉलर अच्छा है तो क्रिकेट आप नहीं जीत सकेंगे, टीम अच्छी होनी चाहिए। दूसरे ने अगर सारे कैच छोड़ दिए तो, दूसरे ने अगर लूज बॉलिंग डाल दिया तो प्रॉब्लम होते है ना। तो इस वजह से जो है आपको एक अच्छा टीम बनाना है। टीम बनाते समय पहला जरूरी होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी। अगर वो ईमानदार नहीं है तो चाहे जितना भी स्किल हो कोई जरूरी नहीं। सेकंड थिंग, ऑनेस्टी के बाद धीरे धीरे उसमें स्किल डेवलप कीजिएगा, या कोई स्किल वाला ही अगर ऑनेस्ट है उसको साथ लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपने अंदर भी स्किल डेवलप होते जाते हैं। तो ऑनेस्टी के बाद आता है स्किल। तो उसके बाद तीसरा आता है कि हम लोग वाइड पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, फ्यूचर प्लान जो है उसको प्रॉपर रूप से सोचना चाहिए कि हमारा संस्थान या हमारा इंस्टीट्यूट अच्छा कैसे, हमारा संग्रहालय अच्छा कैसे होगा। क्योंकि जब संग्रहालय अच्छा बनता है ऑटोमेटिकली आप सभी, नॉट ओनली यू एंड मी, बट हमारे जैसे अन्य भी कई लोग इसमें काम करेंगे, कई परिवारों का भरण पोषण होगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। सो ये सब सोचते रहना चाहिए, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, ये सभी चीजें। और स्टाफ जब सोच रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग एक्सपर्टीज हो सकते हैं, म्यूजियोलॉजिस्ट, कंजर्वेटर्स, क्यूरेटर्स, आर्काइविस्ट, रिकॉर्ड मैनेजर्स, टेक्नीशियंस। सो हर एक का एक्सपर्टी अलग अलग होता है। सो आपको उसमें से कितने लोग मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, आपका नेसेसिटी क्या है, उसके ऊपर भी वो डिपेंड होता है। इक्विपमेंट्स भी, जब संग्रहालय के लिए, जैसे मेरे पीछे आप लोग शोकेसेस देख रहे हैं, तो शोकेसेस किस तरह के चाहिए, कब कौन से चाहिए, किस महीने में क्या आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, अगले बार में, यानी प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द कलेक्शन, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल विच यू हैव, यू नीड टू बी कलेक्ट द इक्विपमेंट्स। जो भी इक्विपमेंट लगेंगे वो उसके आपके कलेक्शन के ऊपर निर्भर होंगे। मान लेते हैं कि आपके पास में कॉइन्स ही नहीं है और शोकेस ऐसे बना डाले कि सारे कॉइन्स के, ये कोई उपयोग होगा क्या? नहीं।
डॉक्यूमेंट रखने हैं तो डॉक्यूमेंट के शोकेस आपको चाहिए। सो ये इक्विपमेंट कलेक्ट करते समय इन चीजों को ध्यान दे। दूसरा, आप जब संग्रहालय की सेवाएं देंगे लोगों को, तो रेप्रोग्राफिक इक्विपमेंट जैसे हम लोग जेरोक्स बोलते हैं, फोटोकॉपी बोलते हैं, डिजिटाइजेशन की सेवाएं दे सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको हम यूज करके लोगों को सेवाएं दे सकते हैं। सेवा देते देते आप उसमें से अर्निंग भी कर सकते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। म्यूजियम का जब बजट बनाते हैं, सिंपल वैसे में सिर्फ 3 बातें फिर से दोहराता हूँ। पहली बात, आपके पास जगह कितनी है। अगर जगह नहीं है तो जगह कहाँ पे बन सकती है वो सोचेंगे। मान लीजिए अभी सेशन में 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर प्लानिंग कीजिएगा। अगर आप कोई बड़ा म्यूजियम बना रहे हैं तो बड़े म्यूजियम के लिए फिर मैं आपको रेशियोज बताता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपए है, 100 करोड़ है, तो उसके परसेंटेज वाइज मैं बताता हूँ। तो आपका लैंड जो है, उस लैंड के लिए आपका जो है 10% अमाउंट खर्च होना चाहिए या मैक्सिमम 20% अमाउंट खर्च होना चाहिए। मैं मिनिमम से मैक्सिमाइज पे आता हूँ। फिर उसके बाद आपका जो बिल्डिंग बनेगा उसके लिए भी 10 to 20% बिल्डिंग के लिए। फिर इंटीरियर जो आप बनाते हैं 10 to 20%, ये सब रेशोज है। और उसके बाद में आपका जो म्यूजियम का जो कलेक्शन है, आर्टिफैक्ट्स कलेक्शन, अगर आपके पास पहले से नहीं है, बाद में आप कर रहे हैं, तो 20% से 40% तक, यानी लैंड और बिल्डिंग से ज्यादा मायने रखता है चीजें। अगर आपके पास वो विजन है यूनिक चीजों का, यानी जैसे अभी मैं जहां बैठा हूं, हमारे संग्रहालय का बिल्डिंग और हमारे इक्विपमेंट्स जो भी है, उसका कीमत मान के चलते हैं मैक्सिमम हमारे पास में एक 10 लाख, सॉरी 1 करोड़ रुपए का हमारे पास अभी इक्विपमेंट्स है। बट हमारा संग्रहालय का जो एंटिक्विटीज या जो आर्टिफैक्ट्स है हमारे पास में, उसका वैल्यू अराउंड 500 करोड़ रुपीज अभी है, क्योंकि इसके पहले हमारा वैल्यूएशन हुआ था 429 करोड़ रुपीज। अभी जो धीरे धीरे बढ़ोतरी हो गई अराउंड 500 करोड़ रुपीज, ऐसा हमारा म्यूजियम का जो एंटिक्विटीज है उसका कीमत है। बट ये सभी के पास इस तरह से हो सकता है ऐसा नहीं, बट फिर भी ये कह रहा हूँ कि यूनिक चीजों को कलेक्ट करते समय में आपका संग्रहालय का जगह, संग्रहालय का बिल्डिंग, उससे जो है 2 टाइम्स मोर आप स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि तभी लोग आएंगे। लोग इंटरेस्ट, यूनिकनेस क्या है ये देख करके आते हैं, अन्यथा सिर्फ बिल्डिंग अच्छी है इसलिए आएंगे वगैरह, ऐसा नहीं। बिल्डिंग अच्छी होनी ही चाहिए, जगह जो है लोकेशन वो भी प्राइम होना चाहिए मैक्सिमम, ये सोचना है, बट चीजें यूनिक होनी चाहिए। अब ये सब खर्चा कितना तक होना चाहिए, मैक्सिमम 50% तक। मैं 100 अगर 100 करोड़ है तो, या 1 करोड़ है तो 50 लाख इसके लिए खर्च कीजिए। बचे हुए पैसों का क्या करना है, उसमें से 25% मनी जो है वो आपका जो मेंटेनेंस और आपका सैलरीज वगैरह ये जो है इसके लिए, और साथ साथ नया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी तैयार करना होगा, जैसे फोटोकॉपी का मशीन लेके आए, या कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का सर्विसेज जो देने हैं उसके लिए लेके आए, जो भी है, तो वो खर्चा कीजिएगा, ताकि उसमें से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके आगे के लिए। या कुछ जिसको हम कहते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स डालना है, फंडिंग एजेंसीज को प्रोजेक्ट भेजना है, तो प्रोजेक्ट राइटर होना चाहिए आपके पास, एक्सपर्ट होने चाहिए, आप ही लिखिएगा, ग्रांट्स लाने वाले, CSR फंड्स लाने वाले, ऐसे लोग आपके पास होने चाहिए। तब क्या हो जाएगा, फिर आपको ग्रांट्स या फंड्स आना शुरू हो जाएगा। और 25% अमाउंट जो है उसको रिजर्व में रखिएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी क्या समस्या आ सकती है, जैसे कोविड आ गया, सारे म्यूजियम बंद हो गए, सो म्यूजियम में विजिटर्स का आना बंद हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, फिर फंड नहीं था, पैसे नहीं थे, तब मुश्किल क्या होती है, ऐसे समय में सैलरी कहाँ से देंगे, आपके स्टाफ को क्या करेंगे, भूखा मारेंगे क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको फंड देने वाले, डोनेशन देने वाले हैं, कुछ मुश्किलें उनकी भी हो सकती है, या कोई जानबूझ के भी ये करेंगे, तब आपको रुकना पड़ेगा फंडिंग के लिए। बट आपका स्टाफ नहीं रुक सकता है ना, उनको तो देना पड़ेगा। कुछ लोग रुक सकेंगे जो आपको डेडिकेटेडली आपके साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी इसको समझ करके रुकेंगे, बट बाकी जो नहीं रुकेंगे उनको तो आपको देना पड़ेगा। समय के अनुसार आपको भी ये सोचना है कि कौन अपने साथ में आ सकते हैं या रुक सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटीज, उनका भी अपना जो सामर्थ्य है उसके अनुसार। सो इसका मतलब ये नहीं वो पैसे मांग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बिल्कुल एकदम गलत है, नहीं, उसकी कुछ आवश्यकताएं भी हो सकती है, वो भी सोचना है आपको। सो डिपेंडिंग ऑन दीज ऑल थिंग्स 25% अमाउंट आपको जो है रिजर्व में रखना है,
तब जाकर के म्यूजियम को स्मूथली रन कर सकते हैं, अदरवाइज यू नीड टू बी शट डाउन, पूरी तरह से बंद, सब लोग घर चले जाइए, आप भी भूखे रहो मैं भी भूखे रहो, ये हालात बन सकते हैं। सो यू शुड नीड टू बी दिस प्रॉपर प्लानिंग। ये मैंने आपको बहुत सहज शब्दों में बता दिया। जब आप कुछ बना रहे हो तो कैसे बनाना चाहिए, आपका क्रिएटिविटी देखिएगा। एक ऐसा बिल्डिंग हो सकता है, कभी सोचते हैं क्या, बना सकते हैं, हम लोग भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल वे से है, बट डिजाइन यूनिक रूप से किया हुआ है। सो सच ब्यूटीफुल डिजाइन्स वी नीड। ऐसा बास्केट वाला बिल्डिंग कभी देखा है क्या, बट यहाँ पर देख रहे हैं ना। सो ऐसा कुछ बनाइए, देख के लोगों को लगे अरे भाई चलो चल के अंदर कुछ देख तो लेते हैं क्या बना हुआ है। सो ऐसे कुछ यूनिक शेप साइजेस आपको बनाने हैं। अंदर जाने के बाद जैसे मैंने कहा कुछ यूनिक कलेक्शंस आपको करने हैं। ऐसे ही कुछ भी रद्दी भंगार ला करके रखेंगे ऐसा नहीं, कुछ यूनिक रखेंगे। हाँ, मैंने जैसे कहा है, चलिए ठीक है, शुरुआत में ऐसे 100, 50, 200, 500 चीजें मिलती जाएगी, करते जाएंगे, बट बाद में धीरे धीरे उसमें से सेग्रीगेट करेंगे। हाँ, कुछ यूनिक जो है उसको अलग करेंगे। ऐसा भी नहीं है जनरलाइज चीजें नहीं होनी चाहिए, हो, बट स्पेसिफिक भी होना चाहिए, लोग आने चाहिए। सो ऐसे धीरे धीरे अब उसमें इंटीरियर जो आप बनाएंगे वो ब्यूटीफुल होना चाहिए। जब म्यूजियम स्मॉल स्केल से मीडियम स्केल में जाता है तो इंटीरियर भी ब्यूटीफुल आना चाहिए। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ हमारा इंटीरियर बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि इट्स अ कॉमन बिल्डिंग। बट जब हम थोड़ा और आगे में बढ़ेंगे, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन की ओर ध्यान देंगे। जब और थोड़ा बड़े होंगे और ज्यादा ध्यान, जब लार्ज स्केल के या मीडियम स्केल का एक अप स्केल जिसको हम बोलते हैं उसमें जाएंगे, यानी आपका म्यूजियम का बजट जो है एनुअल बजट 5 करोड़ के अबव अगर जा रहा है तो एक बिल्डिंग बना लीजिएगा। अच्छा, ये मैं नहीं, कल्चरल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये कहती है 4 करोड़ तक का फंड आपको तब मिलता है जब आपका खुद का पहले बिल्डिंग हो, उसके अंदर म्यूजियम बनाना हो, 3 साल का ऑडिट क्लियर हो, तब वो देते हैं। अब अगर आपको आपकी जगह है और आपको नया बिल्डिंग बनाना है तो 5 करोड़ रुपए देते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, 5 करोड़ का आप बिल्डिंग बना सकते हो। सो ये कल्चरल मिनिस्ट्री का नॉर्म्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। सो इस तरह से आप छोटा, ये देखिए एक छोटे से छोटा म्यूजियम है, एक सबसे छोटा म्यूजियम जिसको दुनिया में माना जाता है, कुछ ऐसे अजीबोगरीब अंदर जाकर के डर लगे, या कुछ श्रृंगार वीर करुणातुता हास्य भयानका विभत्स रौद्र शांतश्च कावेन और सामता, अलग अलग तरह का भाव मन में लोगों के निर्माण हो, इस तरह से बनाया जाता है। सो सम यूनिकनेस, सम ब्यूटिफिकेशंस, एरिया, लोकेशंस, आउटर साइड्स, जितना सुंदरता आप निर्माण कर सकते हैं आप निर्माण कीजिएगा। यानी कभी विशालता हो सकती है, कभी अद्भुतता हो सकती है, कभी मेंटेनेंस हो सकता है, कभी आपका बिल्डिंग हो सकता है, बट ये सब कुछ प्रॉपर वे से चलना है। जब प्लान बनाएंगे म्यूजियम का मीडियम स्केल से अबव की बात करते हैं तो लोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, विजिटर के लिए प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, बिल्डिंग बनाते समय अलग अलग कंसिडरेशन जो है, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, लाइट प्रॉपर आना चाहिए। उसके बाद में जो म्यूजियम का मैनेजमेंट करते हैं उस समय में कुछ बातों का ध्यान देना होता है, शुरुआत से लेकर के सारी चीजें, यानी आपका जो संस्था है उसका रजिस्ट्रेशन में वो है कि नहीं वर्ड, जैसे मैंने कल कहा था म्यूजियम वर्ड है या नहीं, कलेक्शन वर्ड है या नहीं, एग्जीबिशन है या नहीं, नहीं है तो डिड में अमेंडमेंट करके थोड़ा सा चेंज करके चेंज रिपोर्ट चैरिटी कमिश्नर से ले लीजिए। वहां से लेकर के जो चीजें आप ला रहे हैं उसको प्रॉपरली उसका रिकॉर्ड या लिस्ट बनाइएगा, उसका वैल्यूएशन कर लीजिएगा। एंटिक्विटी ऑफिसर होते हैं उनसे आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। एक लास्ट में मैंने सिर्फ एक एडवाइस बोला है, द म्यूजियम हैज टू हैव द राइट मिक्स ऑफ पीपल विद अ डाइवर्स सेट ऑफ स्किल्स। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह का स्किल होता है, एक्सपर्टीज होता है, दैट इज मैनेजमेंट स्किल्स एज वेल एज सब्जेक्ट एक्सपर्टीज। यानी कुछ लोग होते हैं व्यवस्थापन में अच्छे होते हैं, भाई मैं बाहर जाके कुछ नहीं करूंगा, मुझे विषय का ज्ञान नहीं, बट हाँ मैं म्यूजियम के अंदर सब कुछ प्रॉपर रख सकता हूँ, सब कैसे ये दिखेगा, कैसे ये होगा, वो सब प्रॉपर मैं कर सकता हूँ। और कुछ लोग हो सकते हैं उनको इतिहास का ज्ञान अच्छा हो सकता है, पुरातत्व का ज्ञान अच्छा हो सकता है, बट वो व्यवस्थापन में अच्छे नहीं, कोई बात नहीं, उनकी भी मदद हम ले सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा था शुरुआत में, एक वाक्य कहा था, स्टोरीज बिकती है, कहानियां बिकती है, तो कहानी जोड़ना है संग्रहालय के चीजों के साथ में, या संग्रहालय की चीजों की कहानी अच्छे से आपको बताना आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन अच्छे से होना चाहिए। आईकॉम इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स की कुछ गाइडलाइंस है म्यूजियम्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल कैसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपका मिशन ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर होना चाहिए, फिजिकल रिसोर्सेस, प्रीमाइसेस, एक्सेस, हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजास्टर्स, ये सब होना चाहिए। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं म्यूजियम के लिए, तो बिल्डिंग बनाते समय में कहीं पर पानी गिर रहा है, वाटर पर्कुलेट हो रहा है दीवारों से, और आप म्यूजियम बना रहे,
तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बड़े बड़े म्यूजियम्स, जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर बोला था, एग्मोर म्यूजियम चेन्नई, भारत के सबसे बड़े 3 म्यूजियम्स में से एक। हाँ, प्रॉपर बिल्डिंग को रिस्टोरेशन कर लिया ऐसा बोले, करोड़ों रुपए ले लिए, और हुआ क्या बाद में, उसमें पानी टपक लेने लगा। ये बात हमारे बड़े बड़े म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, हमारा सेंट्रल म्यूजियम नागपुर, कई अलग अलग जगह पर भी ऐसा देखने को मिलता है। बट मैं वहां पर बहुत उद्विग्नता के साथ उनसे बोलता भी हूँ, करोड़ों रुपए खर्चे कर रहे हैं आप, नेशनल इंस्टीट्यूशन है, बट ऐसी गलतियां कैसे कर सकते हैं। सो हम भी छोटा छोटा भी बनाएंगे तो अच्छा ही बनाएंगे, क्योंकि ये पैसा पब्लिक का है। आपको जो ग्रांट डोनेशन जो भी मिलता है पब्लिक का पैसा है। सो इससे सोचना है कि उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजरमेंट नॉट ओनली फॉर द आर्टिफैक्ट्स बट योर स्टाफ टू, दोनों को भी ध्यान देना है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, म्यूजियम कभी भी याद रखिएगा, 2 चीजों से ये देखना है, एक मैन मेड डिजास्टर्स, मैन मेड प्रॉब्लम्स होते हैं सिक्योरिटी, एंड दूसरा होता है नेचुरल्स। सो नेचुरल डिजास्टर से तो अर्थक्वेक और ये जो होता है बड़ा, आप बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा उसके लिए। जैसे हम लोग गांधी रिसर्च फाउंडेशन में 8.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा बिल्डिंग हम बनाए, तब जाकर के हमारे म्यूजियम का हमने वो नाम कंप्लीट किया। उसका छत जो है पूरा 1 लाख स्क्वायर फीट का, वो उठाकर बिठाया गया है, वो कंस्ट्रक्शन बना नहीं है, तो उसको ऐसा उठा के ऊपर से बिठाया गया, 1 लाख स्क्वायर फीट इतना बड़ा। तो ये ऐसा करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, 65 करोड़ रुपए खर्च करके वो म्यूजियम बनाया था। बट दूसरी बातें है कि जैसे मैंने नॉर्मल कहा, पानी कहीं से नहीं आ रहा है इसको देखिएगा, या ज्यादा बहुत तीव्रतम सनलाइट आपके चीजों पर आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी मैं जहाँ बैठा हूँ छोटा सा म्यूजियम है, बट यहाँ देखिएगा हमने पीछे जो पर्दे लगाए हैं उस साइड में लास्ट में, तो उसको हमने क्या किया हुआ है, डायरेक्टली सनलाइट हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स पर या पेंटिंग्स पर नहीं आए, ऐसा हमने प्रावधान किया हुआ है। सो व्हाट एवर पॉसिबल, मैक्सिमम जितना संभव हो सकता है उतना हम जो है उसको नेचुरल से बचाएंगे। और दूसरा, संग्रहालय में सीसीटीवी कैमरास लगाना, या बाहर दरवाजे को ताला लगाना, सील लगाना, या फिर अगर लोग आते हैं तो आप ध्यान देना, आपका स्टाफ जो है ध्यान देना चाहिए कि चीजों को हाथ नहीं लगाए। सो ऐसे सिक्योरिटी मेजरमेंट्स आपको देने हैं। डिस्प्लेज एंड एग्जीबिशन जो भी आप करते हैं, सो चीजें कम से कम ठीक से दिखनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है चीजों को ऐसा रखा जाता है और ठीक से दिखती भी नहीं है, लाइट ऐसे लगाया जाता है, ठीक से फोटो भी नहीं ले सकते, वो पर्पजफुली भी कभी कभी किया जाता है समटाइम्स, तो वो अलग बात है। बट उनको ध्यान देना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिबिट जब करते हैं, जिसमें चीजों की जानकारी देते, ठीक से जानकारी दीजिएगा, गलत जानकारी मत दीजिएगा। जैसे कभी कभी होता है, दुनिया में मात्र हमारे पास ये है, भाई ये कहाँ से आपने कर लिया, कोई है क्या इसका ले, आपके पास प्रूफ है क्या? तो मात्र एक ही है आपके पास ऐसा बोलने के लिए, तो आपका उतना डीप स्टडी भी होना चाहिए, नहीं तो कोई आकर के हमारा मजाक उड़ा लेगा। 100 चीजें ऐसी पड़ी हुई इधर उधर और हमको बता रहा है कि दुनिया में एक ही है बोल करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर कभी कभी इतिहास बताते समय में दुनिया में सबसे पराक्रमी, सबसे वीर हम ही हैं ऐसा बोल। सो इस तरह का इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। सेंसिटिव मटेरियल जो है उनका एग्जीबिशन नहीं करना चाहिए। जैसे सेंसिटिव मटेरियल जिसकी वजह से समाज के दो जाति धर्म और इसमें दंगल हो वगैरह, ऐसा कुछ मत कीजिए। किसी को यानी कभी स्त्रियों को गालियां दे, कभी पुरुषों को, कभी बच्चों को, कोई किसी को ये किए, किसी को भी कुछ गलत अब्यूज नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। सो मेनी सच डिफरेंट थिंग्स आर देयर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत चीज अगर आ भी गई हमारे पास, किसी ने दी और हमको उन्होंने गलत जानकारी दी हुई, बट हमको अगर बाद में पता चल जाए तो उसको रिमूव कर दीजिएगा, अपने डिस्प्ले में से उसको निकाल दीजिएगा, क्योंकि हमको डिबेट्स नहीं करने हैं, हमको कुछ अच्छा फैलाना है ना। आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज, सो इलीगल चीजों को लेना ही नहीं है। ऑथेंटिफिकेशन और वैल्यूएशन कर लीजिएगा, ऑथेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल, और वैल्यूएशन जो है उसका कीमत क्या हो सकता है, उसके लिए एक्सपर्ट की मदद लीजिए। रिटर्न ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी, चोरी का अगर कुछ माल आ जाए कहीं से भी, भले आपने उसके लिए पैसे भी दिए हो, नुकसान भी अगर हो रहा है आपका, कोई बात नहीं है, बट वो वापस कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में उससे भी कई सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। एक प्रिंसिपल, एक तत्व है, म्यूजियम के जो भी लोग हैं, काम करने वाले प्रोफेशन जो भी रखेंगे, वो ईमानदार होने चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर हो तो वो हमेशा के लिए खतरा बन के रहेंगे। संग्रहालय जो है लोगों के लिए ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, हाईली क्रेडिबल सोर्स होता है। सो विजन, मिशन, आपका एम्स, ऑब्जेक्ट, सब आपका म्यूजियम, डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब इस रूप से जुड़ना चाहिए। लोग आके आपके साथ फिजिकल, यानी जो लोग देखने के लिए आते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी जुड़ते हैं,
और अगर आपका इंटरप्रिटेशन अगर सही हो तो लोग इमोशनल लेवल पे आपसे जुड़ते हैं और आपको खुद होकर के चीजें भी दान देते हैं, डोनेशन दे देते हैं, कुछ लोग सेवाएं देने के लिए भी तैयार होते हैं। सो 3 लेवल पर आपको लोगों को जोड़ना है। सो फिजिकल में आएंगे तब इंटेलेक्चुअल में कुछ बातचीत होगी, कुछ सवाल जवाब होंगे और इमोशनल लेवल में जुड़ जाएंगे। बट वो प्रामाणिकता आपके अंदर होनी चाहिए, वो हम्बलनेस आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो ऑनेस्टी नहीं है, वो अगर आपके पास हम्बलनेस नहीं है, आप चाहे जितने बड़े रहो कोई जरूरत नहीं है, 100 ऐसे आपके जैसे मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। या जिसको पढ़ना है, जिसको समझना है, वो तो दुनिया की हर तकनीक का यूज कर लेगा, बट सीख लेगा। एकलव्य है तो एकलव्य की तरह वो सीख ही लेगा ना। अब जब म्यूजियम का प्लान बनाते हैं तो छोटा प्लान कैसे रहता है उसका एक उदाहरण मैंने यहाँ दिया हुआ है। एग्जीबिशन हॉल 1 2 3, हाँ ये 3। सो ये 1 2 3 आप बनाएंगे, बट ये चौथा और पांचवा ये स्पेशल थीम पर कुछ स्पेशल अगर करना है तो, क्योंकि ये सेंट्रल में है। और पांचवा जो है लॉबी, जिधर से आके ये कर सकते हैं। और म्यूजियम शॉप, जिससे आपको पैसे थोड़ा कुछ जनरेट करना है, कुछ रेवेन्यू जनरेट करना है। तो यहाँ पर जो है ये 6 नंबर है, क्योंकि आपका एंट्री होगा वैसे ही आउट होगा, तो आउट होते समय में आपका सोवेनियर शॉपी भी होना चाहिए। कुछ अगर आप सेल करेंगे वगैरह तो उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। स्मॉल म्यूजियम का जनरल एक डिजाइन करते समय ये मैंने दिखाया। ऑडियो गाइड्स वगैरह आजकल आप यूज कर सकते हैं, सिनाइजर वगैरह कंपनी के ऑडियो गाइड्स हो सकते हैं। मोबाइल के द्वारा भी आप क्यूआर कोड को यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। सो ये सभी टिकट और ये कुछ प्रोग्राम भी रखते जाइएगा, लेक्चर्स वगैरह थोड़े से करते जाइएगा आपके म्यूजियम में, ताकि लोग थोड़ा इंटरेस्टिंगली आएंगे। थोड़ा सा जब बड़ा होगा तो डिजाइन थोड़ा ज्यादा ठीक से ध्यान से करना पड़ेगा। जब लार्ज स्केल म्यूजियम होंगे तो उसके सेक्शंस होते हैं। जैसे ये मैंने इंडियन एजुकेशन हेरिटेज म्यूजियम का डिजाइन बनाता है। ये पहले 8 यहाँ जो गैलरी दिख रहे हैं नीचे बॉटम में, तो ये वर्ल्ड एजुकेशन विंग है। उसके बाद में ये वाला जो दिख रहा है ये 4 गैलरीज, ये महाराष्ट्र एजुकेशन इंडियन एजुकेशन विंग है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र एजुकेशन विंग है। उसके बाद में जो है ये 4 जो फर्स्ट है, तो ये मराठा विद्या प्रसारक शिक्षण संस्था, जिसको 100 साल पूरे होते हैं, जिन्होंने ये म्यूजियम बना रहे थे, उनके बारे में जानकारी। यहाँ पे फूड कैफेटेरिया है, सोवेनियर शॉपी है। सो एक छोटा सा लाइब्रेरी भी बनाया है। सो ये हमने बनाया हुआ प्लानिंग अपनी तरह से था। 10 एकड़ के एरिया में 5 एकड़ हमने इसके लिए डेडिकेट किए थे। 5 एकड़ में बाजू में जो है हमने छोटे बच्चों का एक होराइजन पब्लिक स्कूल नाम का स्कूल बनाया था। इससे भी बड़ा लार्जेस्ट स्केल के जो म्यूजियम्स होते हैं, जो ब्रिटिश म्यूजियम वगैरह, या हमने यहाँ पर जो है एक जैन फिलोसफी का वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो म्यूजियम बनाया अभय प्रभवना। सो 45 एकड़ लैंड पर 450 करोड़ की लागत से बना हुआ वो म्यूजियम है। सो इस तरह से उसका अलग और बहुत डीप में जाकर वो प्लान बनाना पड़ता है। जब आप फ्यूचर में कभी इसके ऊपर काम करना चाहेंगे देन वी विल डिस्कस इन डिटेल्स। सो ये उसका अलग अलग एरियाज और कैसे डिवाइडेशन करते हैं, उसका क्या गैलरीज बनते हैं, उसके बारे में फिर अलग अलग प्लान दिए हुए हैं। इस तरह के अलग अलग म्यूजियम जो डिजाइन किए हुए हैं, सुंदर कुछ ऐसे लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स जो काम किए। एक जनरल क्या होता है एक हॉल में या म्यूजियम के गैलरी में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल शोकेस, हाँ वर्टिकल शोकेस, और जानकारी देने वाले पैनल्स ऐसे होते हैं। उनका साइज क्या होता है, अराउंड 5x3। अभी मेरे पीछे भी जो आप शोकेस देख रहे हैं ये 5x3 के है। सो डिस्प्ले रैक जो होते हैं, जो वर्टिकल रैक होते हैं, वो 7x2 या 7x3 ऐसे स्पेस के होते हैं। और जब हॉरिजॉन्टल में आप देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम की बात मैं अगर कर रहा हूं तो 7x3.6 तक आप उसको कर सकते हैं। सो 15x12 का एक जनरल हॉल लेकर के मैं ये बात कर रहा हूँ। इससे बड़े बड़े हो तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से फंक्शनल डायग्राम्स में और भी कुछ अच्छा बनाना है, आर्काइवल स्टोरेज, लॉबीज, तो ये आप इस तरह से उसको डिजाइन कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है म्यूजियम में, सर्कुलेशन पैटर्न कैसा होना चाहिए। शुरुआत में आप कहाँ से आए, लेफ्ट हैंड रूल ऐसा हम बोलते हैं उसको, जैसे इलेक्ट्रॉनिक साइंस में होता है लेफ्ट हैंड रूल। तो शुरुआत लेफ्ट से होती है। म्यूजियम में भी कभी भी एंट्री करते हैं तो जानकारी देने की शुरुआत लेफ्ट से होती है, और वापस जाते समय में एक ही अगर डोर हो तो उसी से वो चला जाएगा, बट लेफ्ट से घूमते घूमते आना चाहिए। और फिर 2 शोकेसेस के बीच में अंतर इतना होना चाहिए, 2 लाइन के बीच में, कि वो इजीली मूव कर सके। शुरुआत में जब पब्लिक के लिए एक्सेस नहीं हो, आप खुद ही डिजाइन कर रहे हो, तो थोड़ा कम स्पेस हो तो चलेगा। बट जब पब्लिक के लिए खुल जाए तो 2 लाइनों के बीच का डिस्टेंस एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं 4 फीट से 5 फीट कम से कम होना चाहिए, ताकि वो 5 फीट के अंदर जो है 2 व्यक्ति बड़े साइज के भी अगर हो तो फ्रीली मूव सके। और अगर टूर आने वाले हैं, बच्चों के टूर अगर होने वाले हैं,
तो 6 से लेकर 10 फीट तक आपको जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए, तभी जाकर के क्राउड उसमें मूव कर सकेगा। अब इससे भी और बड़े बड़े गैलरीज हो सकते हैं। आपके यहाँ कितना फुटस्टेप्स कितना है, यानी सालाना आने वाले लोगों का एवरेज कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट कर सकता है। मैं जो बता रहा हूँ ये तीनों में जो है डेली 100 या डेली 200 से 250 या डेली मोर देन 250 1000 2000 लोग अगर आने वाले हैं तो डिपेंडिंग ऑन दैट उसका स्पेस आपको बढ़ाना पड़ेगा। सेकंड, रूम में लाइट कितना होना चाहिए, इसके पूरे गाइडलाइंस है, पूरे नॉर्म्स है। वो आईकॉम के इसमें आप गूगल में जाकर के कृपया इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम आईकॉम म्यूजियम गाइडलाइंस ऐसा डाल दीजिए, ये आपको मिल जाएगा। दूसरा, जब हम बैठते हैं तो बैठते समय में आई साइट ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, खड़े रह करके देखना है तो कितना दूरी तक होना चाहिए चीजों को वो देखना है। उस समय आपको जो है उसका अगर कुछ लिखा हुआ पढ़ना है तो फॉन्ट साइज भी कितना होना चाहिए वो पता होना चाहिए। सेकंड, ये देखिएगा चीजें कैसे देख रहे, खड़े रह करके वर्टिकली वगैरह वगैरह सब सोचना है। उसके बाद में एग्जीबिशन को जब ये करते हैं, लाइट वगैरह जो आता है या जो हमारा रूम का जो टेम्परेचर होता है, जब हॉल के अंदर होते हैं, पब्लिक का क्राउड जहाँ होता है वहाँ टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो गैलरीज में आप घूम रहे हो वहां पर कितना होना चाहिए, और आपका जो म्यूजियम का सराउंडिंग है उसको भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि म्यूजियम के अंदर रखे हुए आर्टिफैक्ट्स को संभालने के लिए म्यूजियम के बाहर थोड़ा अच्छे हाइट वाले वृक्षों को लगाइए, ट्रीज को लगाइए, तब जाकर के आपके म्यूजियम की चीजों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा नेचुरल वे से। सो ये सब सोचना है। अब ये लाइट का कितना ये होना चाहिए वगैरह, शोकेस के अंदर कितना इल्यूमिनस लाइट होना चाहिए, और शोकेस के बाहर जहां पर चल रहे वहां कितना होना चाहिए, और हॉल में कितना होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर लाइट कैसे होता है, जब घूमते हैं गैलरीज में तो कितना लाइट होता है, और जब बड़े इसमें कैफेटेरिया में लाइब्रेरी में जाते हैं तो कितना लाइट होता है। अब कुछ जगह पर आप कैफेटेरिया और लाइब्रेरी में इस तरह से नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट दोनों को यूज कर सकते हैं। जनरल शोकेसेस जो हम म्यूजियम में यूज करते हैं वो ये शोकेसेस के सारे फोटोग्राफ मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं। इसके बाद में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं एयरटाइट शोकेस यूज करने चाहिए, बट एक बात बहुत सिंपली मैं आपको बोलना चाहता हूँ, किसी भी शोकेस के अंदर का एयर निकाल करके उसको एयरटाइट किया जा सकता है, बट कुछ लोग ये गलत बता करके आपसे पैसे ज्यादा लूट सकते हैं। एयरटाइट शोकेस माने कुछ उसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, ये पहला पक्का, और जो हवा है उसको निकाल लेने का एक सिस्टम होता है वो भी समझना। तो ये दो बातें, यानी पहला तो ये हवा नहीं जानी चाहिए, प्रॉपर फिटिंग सब तरफ से होना चाहिए, मगर उसके अंदर कौन सी चीजें रखी जाती है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। सारी चीजें रखेंगे तब वो भी घातक है। और अगर हवा है तो उसको निकालना कैसा चाहिए, उसका भी क्या सिस्टम होता है वो आपको टेक्निकली पता होना चाहिए। कैबिनेट जो आप यूज करते हैं फाइलें रखने के लिए, चीजों को रखने के लिए, वो प्रॉपर होने चाहिए, उसके अंदर चीजों को ध्यान से रखा जाना चाहिए। जब आप म्यूजियम का मेंटेनेंस करते हैं, जो आपका खर्चा है, जैसे मान के चलिएगा मैंने शुरुआत में जो बताया था, तो 50% कॉस्ट ऑफ म्यूजियम बजट जो है, यानी आपका डे टू डे बजट ये मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें से 50% उसका मेंटेनेंस प्रॉपर होने के लिए चाहिए, सैलरीज वगैरह भी लगता है ना आपको, तो 50% कॉस्ट जो है वो क्लीनिंग, ये सब, नॉट ओनली क्लीनिंग ऑफ द फ्लोर्स, क्लीनिंग ऑफ द आर्टिफैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स आल्सो। नहीं तो एक बार रख दिया शोकेस में चीजें, महीनों तक उसको देखा नहीं, सालों तक देखा नहीं, डस्ट जमती जा रही है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, सभी जो है प्रॉपर रूप से लोगों को आने के बाद में वो फील होना चाहिए, वाह कितना बढ़िया रखे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है फर्नीचर होता है और गद्दे वगैरह होते हैं, सोफे होते हैं, और क्या होता है वहां पर धूल पूरी भरी पड़ी होती है, पैर रखते ही ऐसा डस्ट पूरा उड़ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्लीन होना चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए आपके पास या आर्काइवल सोर्सेस अगर है तो उसका रखा जाना जो है, रख रखाव जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। एक टीम एक्सपर्ट की अगर हो, बड़ा लार्ज स्केल अगर म्यूजियम है तो एक्सपर्ट की टीम आपके यहाँ चीजें क्या क्या है उसके अनुसार होनी चाहिए। अब बिल्डिंग भी जब बनाते हैं, आसपास का नेचर, जैसे मैंने कहा था कि हमारे म्यूजियम के आसपास में ऐसे वृक्ष होने चाहिए। ये देखिए, ये हमारे म्यूजियम का फोटोग्राफ है, जिसका मैं पहले 8 साल प्रमुख था। जो लैंड कभी बंजर जमीन था, ड्राई लैंड गवर्नमेंट ने जहां डिक्लेयर किया था, उस जमीन पर पहले पूरा वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम किए गए, उसके बाद ट्री प्लांटेशन प्रॉपर किया गया, और ये करके 8.5 लाख, अभी 3,77,000 बड़े पेड़ है, छोटे बड़े मिला के 8.5 लाख पौधे हैं, और ये म्यूजियम का बिल्डिंग बनाया गया, गांधी रिसर्च फाउंडेशन म्यूजियम। 3 साल नेशनल ग्रीन बेल्ट अवार्ड मिला, जिसको कभी ड्राई लैंड घोषित किया था। ये देखिएगा, और ये गृहा जो ग्रीन नॉर्म्स का नॉमिनेशन पूरा करते हैं तब ये अवार्ड मिलता है। म्यूजियम कैटेगरी में
भारत में ये पहला अवार्ड हमारे म्यूजियम को मिला। सेकंड, जो कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, इसमें जो है सीमेंट तो यूज नहीं किया गया है, क्योंकि स्टोन को एक दूसरे के अंदर जो है ऐसे स्टोन लॉकिंग सिस्टम से बिठाया गया है पुराने मंदिरों की तरह। और दूसरा, जैसे मैंने कहा था, ये वाला बड़ा वाला जो छत आप देख रहे हैं, ये ऊपर उठा करके बिठाया गया है, इसके अंदर पूरा म्यूजियम है। इस तरफ में हमारा जो है लाइब्रेरी का बिल्डिंग, क्लासरूम्स है, फिर इस तरफ में ये हमारा ऑफिस था, यहाँ पर हमारा प्रेयर हॉल था। म्यूजियम को लोगों को इधर से एंट्री था, और हम लोग जो जाते थे फिर यहाँ से आना जाना स्टाफ का होता था। सो इस तरह से, और ये म्यूजियम का मेन एंट्री जहाँ से आता है पार्किंग की तरफ से, वो था। हमारे म्यूजियम के कैंपस में जो है कोई भी अपना गाड़ी लेकर के, कार लेकर के वगैरह घूम नहीं सकता था, बैटरी ऑपरेटेड कार होते थे। राष्ट्रपति भी हमारे यहाँ पर आए तो हम लोग हमारे व्हीकल यूज करने को ये करते थे। कॉमन मैन के लिए भी हम अपना बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल ही देते थे। ये हमारे म्यूजियम के अंदर का लाइब्रेरी है। जैसे मैंने शुरुआत से कहा, म्यूजियम इज नॉट ओनली फॉर शो, एनी म्यूजियम, इट मस्ट बिकम्स द रिसर्च सेंटर्स। वो अनुसंधान केंद्र बनने चाहिए, तो स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए ना उसके साथ साथ। तो ये हमारा लाइब्रेरी का एक छोटा सा पार्ट है। हमारा फिजिकल और डिजिटल दोनों लाइब्रेरी अवेलेबल था, और हम लोग निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहे। ये हमारा गेस्ट हाउस है, एट अ टाइम 250 लोग हमारे यहाँ रह सकते हैं, इस तरह से गेस्ट हाउस हमने बनाया। ये क्यों, छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान देते थे, क्योंकि इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था, इससे हमारा सालाना 8 करोड़ रुपए, 100 लोगों का स्टाफ और ये सभी जो मेंटेनेंस है वो सब हम प्रॉपर से कर सकते थे। ये हमारा कैफेटेरिया भोजन का ये था, जहां पर किसी को भी मैं बोल रहा हूँ, IAS IPS मिनिस्टर कोई भी आने दीजिएगा, फूड वेस्टेज नहीं होने देते थे। बहुत विनम्रता से, हम्बलनेस उनको बोल देते थे, जितना लगे उतना लीजिए, चाहे तो एक बार चाहे तो 2 बार, बट अनाज ये फेंकिए मत, हाँ, हम आपके पास आकर के दे देंगे। और अगर किसी ने फिर भी जानबूझकर अगर प्लेट लेकर के आया, तो हम उसको बोलते थे पहले कृपा करके उसको फिनिश कर दीजिए, तब प्लेट रखिएगा, या आपके किसी सहयोगी की मदद ले लीजिए, बट विदाउट दैट वो हम आपको फेंकने अलाउ नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कुछ ऐसा सीरियस इश्यू हो तो अलग बात है, टेस्ट करके देखिए फिर लीजिए, ऐसा भी कर सकते थे। प्लानिंग द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, अगर 20-25 साल के बाद भी अगर आप अपने म्यूजियम को बहुत अच्छा आगे देखना चाहते हैं, तो उसका 25 साल का प्लान आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। या अगर आज से अगर आप कोई चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, आप में से जो बच्चे कॉइन्स कलेक्ट अगर कर रहे हो, पोस्टल स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहे हो, तो 25 साल के बाद आपके उन कलेक्शन का क्या होने वाला है वो आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए, जब जाकर के वो एक विशाल रूप धारण करेगा। सम मोर प्लानिंग्स, कुछ अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं म्यूजियम के लिए। ऐसा प्लानिंग टीम प्रॉपर होना चाहिए। एग्जिबिट जो है वो विजिटर्स को अट्रैक्ट करे, इस तरह से होने चाहिए। एग्जीबिशन अलग अलग तरह के होते हैं, परमानेंट एग्जीबिशन, टेम्पररी एग्जीबिशन, पोर्टेबल एग्जीबिशन। टेम्पररी जो एक जगह से दूसरी जगह जाके ये कर सकते हैं। पोर्टेबल माने उसका जो मटेरियल होता है वो फिक्स्ड होता है, सिर्फ वहां जाकर के खोलना होता है। मोबाइल एग्जीबिशन जो एक्चुअली गाड़ी में पूरा सेट किया होता है, सिर्फ गाड़ी इधर से उधर जाता है। उसके बाद भी कुछ और शब्द आते हैं, इंफॉर्मेटिव, थीमेटिक, सिस्टमेटिक, थीम के ऊपर आधारित होगा या किसी सिस्टमेटिक यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। एक्टिव एग्जीबिशंस, मैं इसके फोटो दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जीबिशन का कैसे करना है, इंटरप्रेटिव मेथड्स कैसे होने हैं, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट कैसे होना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते जाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे एग्जीबिशन के जो पैनल होते हैं उसका जो हाइट होता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स जो है उसके नॉर्म्स तय किए हुए हैं, उसका पालन करना है जब एग्जिबिट्स करते हैं। क्योंकि जब लोग हम अमेरिका में गए थे, अमेरिका में हमने जब पहला ये डिजाइन किया था, हमने पूछा था हाईएस्ट आपका क्या ये है, यानी मेजरमेंट का यानी पैमाना लास्ट तक क्या है वो बताइएगा। अगर कोई सिक्योरिटी रीजन से अगर पैनल इतना हाइट का नहीं हो सकता, ऐसे हो तो पहले बता दें। तो हम लोगों को जो परमिशन मिला उतने हाइट का हमने बनाया, अकॉर्डिंगली फिर हमने हमारा फॉन्ट साइज या जो भी हमारा लेबलिंग है वो सब प्रॉपर किया। ये कितना होना चाहिए, आइडियल वर्ड लिमिट भी, क्योंकि कोई पढ़ता है तो कितना पढ़ेगा और नहीं पढ़ेगा तो क्यों नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा शब्द रहेंगे तो लोग नहीं पढ़ते, बट शॉर्ट एंड स्वीट हो तो पढ़ लेंगे, ऐसा है। और उसका फिर इंट्रोडक्शन पैनल है या उसका टॉपिक का टाइटल दे रहे हैं, टॉपिक का टाइटल ही अगर इतना होगा, यानी जैसे किसी चैप्टर का नाम ही अगर 100 शब्दों का होगा तो चैप्टर का नाम याद रहेगा क्या, नहीं ना। जैसे थर्मोडायनामिक्स सिंपल है, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप अगर कुछ पढ़ते हैं तो, या मैथमेटिक्स में अगर आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम है ना, मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का नाम, बट उसको छोड़ के अगर
ऐसे 50-100 शब्द यूज करेंगे तो नहीं चलेगा। उसी तरह से म्यूजियम में भी इसको ध्यान रखना है। उसके साथ एग्जीबिशन पॉलिसी जो होती है, ऑर्गेनाइजर जो बुलाता है लोगों को, लेंडर जो वहां जाकर के लगाता है, वेन्यू जो प्लेस जहां पर आप एग्जीबिशन कर रहे हैं, तो उन सबका पॉलिसीज क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज उसमें भी अगर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो कोई भी चीज आप करते समय में, म्यूजियम या परमानेंट एग्जीबिशन या टेम्पररी एग्जीबिशन या कोई भी किसी भी तरह का एग्जीबिशन, मार्केट रिसर्च कीजिएगा। इसकी जरूरत क्या है, वो करने से क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके जेब से अगर आपको शौक है, पैसे ज्यादा हो गए हैं, खर्चे करना, उड़ाना है पैसे, तो कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए समाज के लिए और खुद के लिए भी, तो उसको जो है मार्केट रिसर्च करके आप यूज कीजिएगा। स्टैंडर्ड्स उसके जो है डिजाइन और इसके, उसको फॉलो कीजिएगा। और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन में एक बात याद रखिएगा कि सक्सेस स्टोरीज अगर नहीं हो तो चलेगा, बट फेल्यूर का जरूर लिखिएगा। मैं हमेशा अपने जीवन में करता आया। मैं पिछली बार जहां गया था वहां पर क्या कमी रह गई मेरे अंदर, या कल मेरे पास क्या कमी थी, आज मुझे उसमें क्या अच्छा करना चाहिए, या और आने वाले कल में मुझे क्या अच्छा करना है, ये मैं सोचता हूँ। इसलिए कि मेरा फेल्यूर जो है, मेरा प्रॉब्लम जो है, वो चाहे मेरे शरीर का हो, चाहे मेरे आसपास का हो, चाहे अन्य कोई भी हो, उसके ऊपर मुझे जो है मात करनी है, तब आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जो है आप जो है डल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये परमानेंट एग्जीबिशन है, ये स्मॉलेस्ट परमानेंट एग्जीबिशन है। ये टेम्पररी एग्जीबिशन जहां पर आप चीजें ले जा करके रखते हो, वहां आपको सेवाएं वो लोग प्रदान करते हैं, यानी टेबल, चेयर या जो भी आपको जो लगाना है वो वहां के लोग दे देते हैं। जैसे मैं आपके कॉलेज में आकर एग्जीबिशन लगाना चाहूँ तो आप मुझे टेबल जगह देनी पड़ेगी, टेबल देने पड़ेंगे। या मैं अगर बोलूंगा कि चीजों को रखने के लिए मुझे कुछ शोकेसेस चाहिए, तो आपके जो सूचना जो होते हैं, जहां आप बाहर लगाते हैं क्लासरूम्स के बाहर वगैरह, तो वो ला करके, वो पेटी ला करके वहां रखने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा सारा। बट इसके अतिरिक्त ज्यादा आप नहीं देंगे। बट पोर्टेबल एग्जीबिशन में जो है ये भी नहीं देते। पोर्टेबल एग्जीबिशन में ये हमारा सब रेडीमेड रहता है, सिर्फ उठा के ले जाके वहां रखना है। टेबल चेयर भी कभी कभी हमारा ही साथ में रहता है। ये सब पोर्टेबल एग्जीबिशन के रूप है। ये भी पोर्टेबल एग्जीबिशन है। दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टेबल एग्जीबिशन हमने बनाया था न्यू जर्सी अमेरिका में, 25,000 स्क्वायर फीट का, सो पाथ ऑफ फेयरलेस नाम से। उसके बाद में मोबाइल एग्जीबिशन, जैसे मैंने कहा था गाड़ियों में होता है, ये राजीव गांधी साइंस का, टेक्नोलॉजी का जो ये वैन्स बनाए थे उस समय में, तो वो वैन्स है। उसके बाद में ये हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम जो है मुंबई का, उन्होंने बनाया हुआ वैन है। विदेशों में ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों को यूज करते हैं। अब भी हमारे देश में ऐसी गाड़ियों को परमिशन मिला है, इसके पहले परमिशन नहीं था। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई म्यूजियम इस तरह का एक बहुत बड़ा अच्छा सुंदर गाड़ी बनाकर जगह जगह जाकर के आप एग्जीबिशन कर सकते हैं। ये ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है उसके लिए। और दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल एग्जीबिशन भी हमने बनाया था। और हम इस तरह से गांव गांव में छोटे छोटे जाकर के वहां लगा लेते थे, और छोटे छोटे स्कूल में इसमें जाकर के बच्चों के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते थे। थीमेटिक एग्जीबिशन, किसी एक थीम को लेकर के एग्जीबिशन जो किया जाता है, और इसका पर्पस होता है एग्जीबिशन कम सेल भी। सिस्टमेटिक एग्जीबिशन यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिर्फ ग्राम शिल्प हैंडीक्राफ्ट चीजों का लेकर के। उसके बाद इंटरेक्टिव एग्जीबिशन, जहां पर आप, जैसे मैंने कल भी बोला था, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। एक्टिव एग्जीबिशन, एक्टिव माने ये ऑटोमेटिक स्क्रोलिंग एग्जिबिट, अगर चाहो बटन दबा दो तो ये सारे स्क्रोल अपने आप बंद हो जाएंगे, और बटन दबाओ तो ये सारे स्क्रोल नीचे आ जाएंगे। सो एक साथ में खुल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड फेयर में हमारे पास में मुंबई में इस तरह का ये यूज किया गया था, हम भी ऐसा यूज कर सकते हैं। टचलेस गेस्टर्स बेस्ड एग्जीबिशन, जो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में बापू म्यूजियम जो है, जहां पर ये ऐसा बनाया गया है, ये हम भी बना सकते हैं। ये बच्ची जहां जिस तरफ में हाथ घुमाएगी वो शार्क उस तरफ में घूम जाएगा। तो ये टचलेस गेस्टर्स है ना। अब इसको देखिएगा, ये रेस्पॉन्सिव है, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हिलता हुआ लगेगा आपको। आंखें बंद कर लीजिएगा, आपको ये नहीं होगा। रेस्पॉन्सिव एग्जीबिशन यानी आप देख रहे हैं ध्यान से, इसलिए वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। ये म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, मोमा जो है अमेरिका का, उसके 16 क्यूरेटर्स ने मिलकर के इसको डिजाइन किया था। उसके बाद में रेस्पॉन्सिव इंटरैक्टिव, कुछ देर में आपको जो है यहाँ पर आप टच करते जाएंगे, ये करते जाएंगे, बाद में धीरे धीरे आपको किससे गुस्सा आता है, आपको किससे अच्छा लगता है, ये हमको पता चल जाएगा। और ऐसे पैनल्स अपने आप आपके सामने आते जाएंगे, हम जो चाहते हैं, आपको अगर गुस्से में लाना है, आपको खुश देखना है, उस तरह से। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये बहुत ज्यादा आगे काम करेगा। अलग अलग तरह के नॉर्म्स को ध्यान रखते हुए ये सभी जो है आपको ध्यान देना है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की गाइडलाइन फॉलो करें,
और आप अपने हिसाब से, अपने लोकेलिटी के हिसाब से उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। सो मेनी सच गाइडलाइंस आर देयर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, शाश्वत विकास होता रहे, इसलिए हम इसको डिजाइन करेंगे। सो वेरी हम्बली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और सेशन का समरी लिखिएगा और भेजिएगा कृपा करके। सब लोग पीडीएफ बनाना है। आपने अगर पेन से लिखा होगा तो उसका फोटो निकाल करके आप उसका एक पीडीएफ फाइल बना के आपके नाम के साथ, पहले पेज पर आपका नाम, आपका क्लास, आपका रोल नंबर होना चाहिए, और सबका फोटो निकाल करके उसका पीडीएफ फाइल बना करके आप हमें भेजना कंपलसरी है, तभी सर्टिफिकेट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ये पक्का याद रखिए। A visit to a museum is a search for beauty, truth and meaning in our lives. एक संग्रहालय को विजिट क्यों करना चाहिए? एक सुंदरता की खोज में, सत्य की खोज में, और हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है, अर्थ जो है, उसको पाने के खोज के लिए संग्रहालय को विजिट करना चाहिए। गो टू म्यूजियम्स as often as you can. जितना ज्यादा हो सके संग्रहालय को विजिट करते जाइएगा। सो थैंक्स अ लॉट अगेन। जैसे आपने मुझे समय दिया था, लास्ट के 15 मिनट जो है डिस्कशन के लिए रखने थे, इसलिए मैंने यहाँ अभी मुझे रुकना है। सो वेरी हम्बली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू अगेन, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और इफ यू वांट टू इंटरेक्ट एनीथिंग, देन मोस्ट वेलकम।